हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका समय हो, जिस टाइम आप ये वीडियो देख रहे हो। तो आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम अपने 12th क्लास का चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी ये स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है बेटा, बहुत अच्छा फील आएगा आपको। और आपने 10th क्लास के अंदर ये चैप्टर पहले पढ़ा हुआ भी है, इसलिए मज़ा ही बहुत आएगा। और 10th क्लास में हमने मतलब थोड़ा सा पढ़ा था, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, अंदर की क्या कहानी है वो सब करेंगे। सब आएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर और बड़ा अच्छा फील आएगा। जैसे करंट लगता तो फील आता है ना, ऐसा ही फील इस चैप्टर में आएगा। बहुत अच्छा चैप्टर है, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो मैं हूँ सक्षमस, आपका फिजिक्स टीचर, और करते हैं अपना बेटा आज का लेक्चर शुरू। चलो, तो अपनी जो नेक्स्ट यूनिट कह लो या चैप्टर कह लो, उसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर हमने जो भी कहानी पढ़ी है, जो भी कुछ पढ़ा है, उसमें हमने चार्ज को पढ़ा था। और चार्ज को कहाँ पढ़ा था? एट रेस्ट। इसीलिए प्रीवियस चैप्टर का नाम क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, चार्ज एट रेस्ट। जितनी कहानियाँ थी, जितनी चीज़ें थी, हर एक टॉपिक में, हर एक कंसेप्ट में हमने चार्ज को क्या माना था? रेस्ट पे। जैसे ही चार्ज मूव करने लगता है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पहुंच जाता है। मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की वो ब्रांच है जो चार्ज को डील करेगी किसके अंदर? मोशन के अंदर। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन। ठीक है, तो चार्ज इन मोशन, जब चार्ज चलेगा तो जो आता है वही फील क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं कहता हूं चार्ज इन मोशन है भाई, चार्ज इन मोशन। तो चार्ज इन मोशन दो टाइप का हो सकता है, या तो चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करे, है ना, या तो यूनिफॉर्म मोशन हो चार्ज का, या नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो चार्ज का। यूनिफॉर्म मोशन जब चार्ज का होता है तो बनता है करंट, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भी बनेगा तो करंट भी, बट वहां पर उसमें चेंज आ जाएगा, इसलिए ये फिर एंटर कर जाएगा आपका मैग्नेटिज्म के अंदर। जब चार्ज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो मैग्नेटिज्म में चला जाएगा। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे चार्ज के कांस्टेंट मोशन को, यानी कि करंट को। तो इसी को डिटेल में पढ़ते हैं, करते हैं अपना पहला टॉपिक शुरू अपने इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो नाम में ये करंट है, तो सबसे पहले देखते हैं करंट नाम की जो चीज़ है वो एक्चुअली में क्या है। व्हाट इज करंट? आपने 10th क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा है। करंट क्या है? कोई भी कंडक्टर है, हम ऐसा मान लेते हैं ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने एक सेल या बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये सेल यहाँ से क्या पास करवा देता है? करंट, है ना, यही पढ़ा ना 10th क्लास में। यानी कि करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में, उसी को क्या बोलते हैं हम? करंट। अब इसकी चीज़ मतलब इसकी प्रैक्टिकल मीनिंग को भी आप समझ लो। एक्चुअली में ये कहानी क्या है? तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? अब मान लो एक बंदा है, ठीक है, उसको हम ग्लूकोज लगा रहे हैं ना। अब ग्लूकोज लगाओ उसको एक बोतल, और उस ग्लूकोज को चढ़ाने में 1 घंटा लगा, तो आराम से बड़ा ग्लूकोज चलेगा चलेगा चलेगा। अब मान लो उसी बंदे को 7 ग्लूकोज की बोतल, एक नहीं 7 ग्लूकोज की बोतल, और 1 घंटा नहीं 1 मिनट में चढ़ा दें, तो क्या होगा? बंदा तो राम को प्यारा होगा। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ग्लूकोज एक्चुअली में उस बंदे को क्या दे रहा है? एनर्जी दे रहा है, और आपने कम समय में बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी, तो क्या होगा? मरेगा ही वो। इसी तरह करंट में क्या होता है? चार्ज तो फ्लो कर रहा है, अगर मान लो चार्ज फ्लो कर रहा है 6 माइक्रोकूलम या 6 कूलम फ्लो कर रहा है 1 मिनट में, 1 मिनट में 6 कूलम फ्लो कर रहा है, और मैं वही कहूँ कि 6 कूलम चार्ज 1 मिली सेकेंड में मतलब फ्लो कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होगा? जब टाइम बहुत थोड़ा है और चार्ज ज़्यादा है तो करंट ज़्यादा। इसलिए क्या बोला? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि आई क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज।
अब मैंने बताया था जहाँ भी रेट ऑफ आता है तो इसका मतलब वो टाइम से क्या होगा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं I इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। ये सिंपल फॉर्मूला है जो हमने अब तक पढ़ा है ना 10th क्लास में। I इज इक्वल्स टू क्यू, कितना चार्ज फ्लो किया, कितने टाइम में, डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा। इसी तरह हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था, क्या होता है प्लस माइनस एन ई, तो हम एक I का फार्मूला ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस एन ई अपॉन टी। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करते हैं जब हमको ये पता करना होता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो कर रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल्स में आता है तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह का था एवरेज करंट। एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, तो एवरेज करंट में क्या लिखते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। पीछे पढ़ते ही आए हैं हम। तो एवरेज करंट ऐसे निकलता है ना भाई, 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड तक का करंट निकालो, 2 सेकंड से 4 सेकंड तक का एवरेज करंट निकालो। तो 4 सेकंड में कितना चार्ज गया है, 2 सेकंड में कितना गया, उसका डिफरेंस ले लेंगे, वो डेल्टा क्यू आ जाएगा। इस तरह टाइम का डिफरेंस ले लेंगे तो आई आ जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और जब इसमें लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, यानी कि टाइम बहुत ही छोटा हो, तो ये चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाती है, डी क्यू अपॉन डी टी में, है ना, डी क्यू अपॉन डी टी में। इसको कौन सा करंट बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट, इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंस्टेंटेनियस करंट, ये हो गया एवरेज करंट। और ये सिंपल करंट की जब हम बात करते हैं कि हमको चार्ज गिवन है, इतना चार्ज फ्लो कर गया, इतने टाइम में करंट निकालना, तो फॉर्मूला इस्तेमाल करें। तो जिस सिचुएशन में जैसे क्वेश्चन दे रखा हो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने करंट को कैलकुलेट करना है। करंट की सबने यूनिट पढ़ी हुई है, एसआई यूनिट क्या होती है करंट की, एसआई यूनिट ऑफ करंट बताओ, वेरी गुड, एम्पियर। साइंटिस्ट के नाम पे है, ये भी 10th क्लास में पढ़ा हुआ है आपने। एसआई यूनिट एम्पियर होती है, ये एसआई है। सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो वो होती है स्टैट एम्पियर, सीजीएस यूनिट होती है स्टैट एम्पियर। और हम कहें 1 एम्पियर करंट कब फ्लो करेगा, जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो कर जाए, यानी कि 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम पर सेकंड, सी कैपिटल। यानी व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज इन 1 सेकंड देन करंट इज सेट टू बी 1 एम्पियर। तो उस करंट को कितना बोलेंगे, 1 एम्पियर। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर करंट। और आप 1 एम्पियर और स्टैट एम्पियर में रिलेशन भी निकाल सकते हो यहाँ से, क्योंकि देखो हमारे पास 1 एम्पियर क्या आया, 1 कूलम पर सेकंड। तो 1 कूलम कितने स्टैट कूलम के इक्वल होता है, 3 × 10 की पावर 9 स्टैट कूलम अपॉन 1 सेकंड है ही। तो ये स्टैट कूलम पर सेकंड क्या बन गया, स्टैट एम्पियर। तो 3 × 10 की पावर 9 ये स्टैट एम्पियर हो जाएगा। ये रिलेशन है एम्पियर एंड स्टैट एम्पियर में। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलिए, अब अगर मैं बात करूं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो अब तक आपने पढ़ा है डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। तो तुम तुरंत कह दोगे डायरेक्शन ऑफ करंट होती है सर पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का जो पॉजिटिव सिरा होगा उससे नेगेटिव सिरे की तरफ, ये करंट की डायरेक्शन होती है। वास्तव में डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर डिपेंड करते हुए जो है करंट 2 टाइप का होता है, एक होता है कन्वेंशनल करंट, एक होता है कन्वेंशनल करंट, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। और जो टोटल करंट होगा वो इन दोनों का एडिशन होता है, इन दोनों का सम होता है टोटल करंट। ये हम सेमीकंडक्टर जब डिटेल में पढ़ेंगे ना उसमें आएगा, अभी तो सिर्फ यहाँ समझना है। कन्वेंशनल करंट क्या है, इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ होल्स इन अ कंडक्टर। होल्स के फ्लो की वजह से जो करंट होता है उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। अब तुम कहोगे होल क्या है, तो होल को बस इतना समझ लो, डिटेल में तो हम सेमीकंडक्टर में पढ़ने वाले हैं, इतना समझ लो कि ये न्यूक्लियस है, बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल जाता है तो ये जो खाली स्पेस बच गया इसी को क्या बोल देते हैं, भी यहाँ इलेक्ट्रॉन पहले प्रेजेंट था बाहर चला गया तो ये खाली स्पेस बच गया ना, इस खाली स्पेस को बोलते हैं होल। और इस पर कितना चार्ज होता है, प्लस का, जितना उसके पास था उतना इसके पास होता है, तो इसको हम पॉजिट्रॉन भी बोल देते हैं कई बार। ठीक है,
तो जो करंट इनकी वजह से होगा उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, और कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव। जैसे हमारे पास मान लो एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को इस बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया, सेल से कनेक्ट कर दिया, तो जितने भी पॉजिटिव होल्स होंगे यानी कि पॉजिट्रॉन होंगे वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है हमेशा, नेगेटिव से, ये पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव साइड जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ। ऐसा क्यों होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, तो इट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से जो है उसको इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं। इसकी डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। कन्वेंशनल करंट की पॉजिटिव से नेगेटिव, इसकी नेगेटिव से पॉजिटिव, और जो टोटल करंट होगा आई वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्लस होल करंट। जितना इलेक्ट्रॉनिक करंट है और होल करंट है दोनों को जोड़ दो, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल करंट। और इस टोटल करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए मानते हैं क्योंकि हम ऐसा सपोज करते हैं कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट जाता है, और हाई पोटेंशियल है पॉजिटिव, लो पोटेंशियल है नेगेटिव, तो इसलिए मानते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव क्या करता है, चार्ज फ्लो करता है। एक्चुअली में चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। बट अगर पॉजिटिव नेगेटिव की बात करें तो करंट की डायरेक्शन हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव। एक बार पॉज करके इसको नोट भी कर लो। चलिए अच्छा एक बात बताओ अब कि आपने पढ़ लिया करंट के डायरेक्शन के बारे में, तो करंट स्केलर होगा या वेक्टर होगा, क्या होगा, इज इट अ स्केलर और वेक्टर, इज करंट स्केलर और वेक्टर, क्या होगा, क्या होगा आंसर बोलो जल्दी। करंट इज ए मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी तो वेक्टर होगा। करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओ सर आपने गलत लिख दिया, स्केलर नहीं वेक्टर है, वेक्टर नहीं, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है, वेक्टर नहीं है। अब तुम कहोगे ये तो डेफिनेशन गलत कर दी सर आपने, वेक्टर की डेफिनेशन होती है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो तो वेक्टर होगा, बिल्कुल होती है, बट एक चीज़ और होती है उसमें कि जो भी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ जब वेक्टर को जोड़ा जाता है तो कौन सा रूल लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, यानी वेक्टर जब ऐड करेंगे तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसका इस्तेमाल करते हैं। बट करंट जब ऐड होता है तो सीधे ऐड हो जाता है। जैसे मान लो यहाँ से करंट आया 2 एम्पियर, यहाँ से करंट आया 5 एम्पियर, और यहाँ से करंट चला गया 7 एम्पियर। ऑल्दो इसके बीच का एंगल मान लो 60 डिग्री है, 60 डिग्री हो, चाहे करंट ऐसे आया और ऐसे चला गया। लो जी ये करंट आ गया, मैं कहता हूँ ये एंगल 45 डिग्री है, ये 2 एम्पियर, ये 6 एम्पियर, यहाँ से जाएगा 8 एम्पियर। यानी कि करंट डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। And total current is calculated just using law of algebra। करंट जो है डज नॉट ओबे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ओबे नहीं करता, अगला करता ही नहीं है। यानी कि चाहे एंगल 60 हो चाहे 45 हो, कुछ हो, ये इतना ही रहता है, सीधे ऐड हो जाएगा 4 + 3 7, कोई रूल नहीं लगता, ना ट्रायंगल लॉ ना पैरेललोग्राम लॉ। इसलिए करंट को क्या कहा जाता है, एक स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बट एक चीज़ और ध्यान रखो कि अगर ऑप्शन में कहीं टेंसर लिखा हुआ है, अगर ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, टेंसर, तो आप स्केलर पे नहीं टेंसर पे क्लिक करोगे। बिकॉज जिसको डिटेल में आप बीएससी वगैरह में पढ़ोगे, डिटेल के अंदर जब वहाँ आता है अलग से कि करंट के बारे में टेंसर कैसे होती है, तो टेंसर आपने पढ़ा है, ना स्केलर हो ना वेक्टर, उसको टेंसर बोलते हैं। बट अगर ऑप्शन में टेंसर नहीं है, स्केलर देखा तो स्केलर, बट अगर टेंसर भी दे रखा तो एक्चुअल आंसर टेंसर है। ठीक, तो उसको नोट कर लो, पोज करो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ
न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं करंट से रिलेटेड। क्वेश्चन है, इफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर is given by Q is equals to 3t square plus 5t plus 8 या minus 5t plus 8. Find average current between time is equals to 2 second या time is equals to चलो 2 second to t is equals to 4 सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड टू टाइम इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। यहाँ थोड़ा सा 4 ले लेते हैं। चलो, एक एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट ना भी लिखे और ये पूछ ले करंट एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये दो क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन है। एक तो हमने निकालना है एवरेज करंट 2 सेकंड से लेके 4 सेकंड का, और एक निकालना है करंट एट 2 सेकंड। अब खाली करंट बोला 2 सेकंड पे, तो इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। ये मत रखना कि टी की वैल्यू या 2 पुट करके चार्ज निकाल दोगे और फिर क्यू बाय टी कर दोगे आंसर आ जाएगा ना। जब चार्ज इस फॉर्म में दे रखा हो, याद रखो 11th क्लास में करके आए हो, कोई हलवा सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं है कि इंस्टेंटेनियस क्या निकालते हैं और वैसे जो है टोटल कैसे निकाला जाता है। तो आपने इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज, वेलोसिटी ये सब पढ़ा हुआ है, वही है, वही कहानी यहाँ पे है। ये वेरिएबल फॉर्मेट में है, इंस्टेंटेनियस आएगा। तो चलो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एवरेज। अब आई एवरेज का फॉर्मूला क्या था, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, यानी कि Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। Q2 कितना है निकालो जी, Q2 कितना होगा यहाँ से 4, T की जगह रखोगे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 8 कितना हो गया, Q2 इज इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 16 माइनस 10 प्लस 8 कितना हो गया। तो 16 में से 10 गए, बच गए 6 और 8 14। Q1 कितना आएगा इसी तरह, सॉरी Q1 नहीं Q4, Q2 निकाल लिया हमने, 2 t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड था इसलिए Q2 निकाला, और t इज इक्वल्स टू कितना है 4 सेकेंड था, तो अब t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे निकाल लो। Q4 कितना आएगा, यहाँ रखो 4, t की जगह रखोगे 4, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 8, तो Q4 कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 इंटू 4 64 माइनस 20 प्लस 8, तो Q4 कितना आया 64 माइनस 20 कितना हो गया 44 और 8 52, ठीक है 52 कूलम ये हो गया, 14 कूलम ये हो गया। तो इसलिए डेल्टा Q कितना आएगा यहाँ पे Q4 माइनस Q2, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ यानी कि Q4 और यहाँ Q2, तो Q4 माइनस Q2 कितना आया निकालो। Q4 आया है 52 माइनस 14 कितना हो गया, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू कितना आएगा भाई 838, तो 38 कूलम आ गया। आई कितना आएगा वही डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, ये आ गया 38, टाइम कितना आ गया 4 माइनस 2 2 कितना आएगा 19 एम्पियर, 19 एम्पियर का करंट आ जाएगा, खत्म बात। ये आया हमारा एवरेज। अब बात करते हैं सेकंड टर्म की, इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है, आई इज इक्वल्स टू डी के अपॉन डी टी, तो भाई इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, 4t स्क्वायर का कितना आएगा 80, 4 इंटू 2 80 माइनस 5 इंटू टी, यानी कि सॉरी 5 इंटू टी नहीं, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो 4t स्क्वायर का आ गया 80, 5t का आएगा माइनस 5, 8 का आएगा 0, तो आई हो गया 80 माइनस 5, आई इक्वल टू टी कितना दे रखा है एट टी इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो आई कितना होगा 8 इंटू 2 माइनस 5 कितना आएगा 16 माइनस 5 11 एम्पियर। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट। टाइम 2 सेकेंड पे 11 एम्पियर करंट है,
एवरेज करंट 19 एम्पियर का है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा सवाल था, एक बार इसको पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब एक इसी तरह का सवाल है, थोड़ा सा इससे रिवर्स करके, कि अभी हमें चार्ज गिवन था, क्या गिवन था? चार्ज। करंट निकालना था। अभी गिवन है आपको करंट, यानी कि मैंने I दे दिया, चलो t² + 1, फाइंड चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर फ्रॉम t = 0 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड, 0 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, यानी कि लिमिट दे दिया आपको। आपने बताना है कितना चार्ज फ्लो करेगा, करंट से चार्ज निकालना है। क्या करना पड़ेगा? चार्ज से करंट निकालना, डिफरेंशिएशन। अब करंट से चार्ज निकालेंगे तो इंटीग्रेशन। अब देखो, हमें पता है I का फॉर्मूला क्या होता है, dq/dt, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से dq निकालो, क्या आएगा? I dt, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो, dq का इंटीग्रेशन हो गया q, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया I dt, खत्म बात। यानी कि जब चार्ज निकालना तो करंट का इंटीग्रेशन करेंगे, तो कर दो ना। I = एक बार पॉज करके ट्राई करो आप, फिर आंसर मैच करना। चलो, कर लिया होगा, देखते हैं। t² + 1 है, रख लो, t² + 1 इंटू में dt। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 2 सेकेंड, तो 0 से 2 सेकेंड कर दो सॉल्व। q = t² इंटू dt, इसका इंटीग्रेशन 0 से 2 + 1 इंटू dt, तो dt का इंटीग्रेशन 0 से 2, कितना आएगा? q = t⁻2 है, 2 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया? t⁻3/3, 0 से 2 प्लस dt का इंटीग्रेशन t 0 से 2, तो q कितना आ गया? इसकी जगह अपर लिमिट तो 2⁻3, इस 1/3 को तो ले लो बाहर, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। इसकी जगह अपर लिमिट 2⁻3 माइनस लोअर लिमिट t की जगह क्या रखेंगे? 0, 0⁻3। देखो, t की जगह अपर लिमिट 2, इसकी पावर 3 माइनस t की जगह 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो q कितना हो गया? 1/3 इंटू में 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 2, यानी कि 8/3 प्लस 2, तो टोटल q कितना आ जाएगा? 14/3 कूलम। ठीक है, इसका एलसीएम लेकर सोल्व कर देंगे तो 14/3 कूलम आ जाएगा। तो इस तरह से आप करंट से चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसे मान लो एक क्वेश्चन और डाल देते, कहते भी कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए ये बताओ, तो कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए तो कैसे निकालेंगे? क्यू क्या होता है? प्लस माइनस एन ई, एन क्या होगा? Q/E, क्यू आया है 14/3 और E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको सोल्व कर देना, आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है। इस तरह से 2 पार्ट्स में देता तो आप दोनों इस तरह से आप कर देते। तो एक बार पॉज करो और इसको फिर नोट करो, ठीक है। चलो, तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यानी कि अभी तो हमने पढ़ा सिर्फ करंट, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये एक नई चीज़ है जो हम पढ़ने वाले हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी नाम की चीज़ क्या होती है। अब मैं ये बात बता दूं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये इलेक्ट्रॉन के लिए यूज़ की गई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, इसको समझने से पहले एक बार हम कंडक्टर के अंदर की कहानी को समझते हैं। देखो, ये अपने पास क्या है, एक कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के क्रॉस मैंने अभी तक कोई बैटरी या सेल कुछ भी कनेक्ट नहीं किया है। तो क्या है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। भरे हुए कि नहीं भरे हुए? बिल्कुल सही है। अब इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है क्या इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहा है या रुका हुआ है? बोलो, क्या लगता है, इलेक्ट्रॉन रुका हुआ है या मूव कर रहा है?
तो जब बाहर से सेल या बाहर से बैटरी अप्लाई नहीं करते, तो तुमने ये तो देखो पढ़ा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर कितना होता है, 0। किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा है। ये कब होता है, फॉर आइसोलेटेड कंडीशन, आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर का मतलब क्या है कि बाहर से सेल कनेक्ट नहीं किया, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा, बट सेल कनेक्ट करने के बाद क्या होगा वो कहानी अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अभी क्या कहानी है, कहानी ये है कि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर मूविंग विद स्पीड ऑफ 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड इस स्पीड से मूव कर रहे हैं, और स्पीड बहुत ज़्यादा है क्योंकि स्पीड जो है ये बहुत ज़्यादा है। अब देखो ये हो कैसे रहा है, सीधी सी बात है, तुम्हें पता है कि कंडक्टर में जो मूव कर सकता है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, और वो भी कौन से, फ्री इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस में प्रेजेंट होते हैं। होता है ना, एटम है, एटम में से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, कौन सा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल सकता है, वही मूव करता है, वही करंट फ्लो करवाता है, वही कारण होता है करंट का। ये थोड़ा थोड़ा आइडिया तुमने पहले पढ़ा हुआ है। अब इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर, तो अब कंडक्टर के अंदर तो लाखों करोड़ों एटम्स हैं, उसमें और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अंदर का टेम्परेचर और बाहर सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग होता है। मान लो अंदर का टेम्परेचर मैं कहता हूँ 15 डिग्री सेल्सियस है, बाहर का 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हीट का फ्लो बाहर से अंदर की तरफ होगा, जिसको इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या करेगा, मूव करेगा। अब मूव करेगा तो स्पीड कितनी है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा स्पीड है। अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से u1 स्पीड से मूव करता है, एकदम खचैक ऐसे मूव कर गया, क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा है ना, बट एट द सेम टाइम कंडक्टर के अंदर क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे एटम्स हैं, तो क्या करेगा वो, किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से जाके तो टकरा जाएगा और रुक जाएगा, क्योंकि वो बाहर से हीट लगातार लेता रहता है और मूव करता रहता है। या इसको इस तरह समझ लो कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो रैंडमली मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव रैंडमली, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, रैंडमली, रैंडमली मूव कर रहा है, इधर उधर इधर उधर कहीं, जैसे ऐसे, जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ चला गया, वापस यहाँ आ गया, यानी कि इस तरह से कहीं भी उसका मोशन फिक्स नहीं है, अभी फिलहाल कहाँ जाना है इसको पता ही नहीं है, बस उसको एनर्जी मिली हुई है और इधर धूम धड़ाम ऐसे 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 मूव कर रहा है। तो तुम यहाँ देखो, जब मूव करके वो वापस वहीं आ गया, मान लो मैं हूँ, मैं इस कमरे में इधर उधर घूम के वापस यहीं आ जाऊँ, तो मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा, 0 होगा। अगर मेरा नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। बट डिस्प्लेसमेंट 0 तो वेलोसिटी भी क्या होगी, 0। बट क्या मेरी स्पीड 0 है, नहीं, मूव तो मैं फिर भी कर रहा हूँ, मूव तो करके आया हूँ, तो मेरी एवरेज स्पीड तो 0 नहीं है, बट मेरी एवरेज वेलोसिटी जरूर 0 है। तो इसको बोलते हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी, है ना। ये जो मूव करके आया एक इलेक्ट्रॉन, ऐसे हजारों लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है जो मूव कर रहे हैं, और जिनकी इनिशियल इस तरह की जो वेलोसिटी वो क्या आएगी, 0 आएगी। तो वास्तव में देखो क्या है कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा है और वेलोसिटी कितनी है, 0। ये कब की कहानी है, जब मैंने यहाँ कोई सेल कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की है, ये उस टाइम की कहानी है। पर जैसे ही मैं इस कंडक्टर के अक्रॉस, इस कंडक्टर के अक्रॉस जैसे ही कोई सेल कनेक्ट कर दूंगा, कोई बैटरी कनेक्ट कर दूंगा, तो क्या होगा। अब तुमने पढ़ा है कि भाई सेल है, सेल क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देगा। अब सेल का ये पॉजिटिव सिरा या नेगेटिव सिरा मानते हैं। अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है, जो पॉजिटिव सिरा यहाँ पे पोटेंशियल V वोल्ट होगा, नेगेटिव सिरा यहाँ पोटेंशियल कितना मानते हैं, 0 वोल्ट होगा। अब एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर देगा, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा। तो आइसोलेटेड कंडीशन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बट आइसोलेटेड कंडीशन जब टूट जाएगी, यानी कि बाहर से मैं कोई सेल अप्लाई कर दूंगा, तो एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा।
और यहाँ जो चार्ज प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज होता है तो उस पर फोर्स का फॉर्मूला क्या लगता है, Q इंटू में E, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव माइनस का E इंटू ई। यानी कि नेगेटिव साइन क्या शो करता है, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो इसके कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो कहाँ जा रहा है, इस तरफ। एट द सेम टाइम जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है, जो इनका पाथ पहले रैंडम था उसको एक नेट डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देता है। समझो इसको, यानी कि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अब भी वैसे ही रैंडमली इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, और वापस यहाँ आने के बजाय यहाँ तक रह जाएगा, और एक नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा उसको इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है उसकी तरफ एक नेट उसको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है तो इसलिए उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आएगी। तो मैं जो कह रहा था कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पहले वेलोसिटी थी 0, अब जो है उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ आएगी, बट वो स्पीड से तो बहुत कम होगी ना, यानी कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मच मच ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहानी समझ में आई? जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और जो वेलोसिटी आएगी वो बहुत थोड़ी आएगी। और ये जो वेलोसिटी आई ना, यही ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। इसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड आएगी। आगे हम पढ़ेंगे, निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये चीज़ वेलोसिटी स्पीड से बहुत थोड़ी है, बहुत कम है। तो देखो एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो अब इसी में क्या है, यानी कि जो कहानी अब तक हमने पढ़ी है, इसी कहानी में थोड़ा सा हम समझें इसको डिटेल में, और कि अभी क्या हो रहा है। यहाँ देखो, बेसिकली कंडक्टर ये है, और कंडक्टर में हमने यहाँ से सेल कनेक्ट कर दिया। सेल कनेक्ट करने के बाद देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ दौड़ रहे हैं, इस तरफ, और पॉजिट्रॉन कहाँ दौड़ रहे हैं। देखो ये होल्स को मैं पॉजिट्रॉन बोलूँगा। और जब भी मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में करंट की बात करूँगा, चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है, तो मैं पॉजिट्रॉन की बात करूँगा। चार्ज यहाँ से जा रहा है, सिंबल रिप्रेजेंट करने के लिए ई ले सकते हैं हम। बट आपके माइंड में ये होना चाहिए कि एक्चुअली में दौड़ कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन के दौड़ने से करंट हो रहा है, बट फ्लो हम मानेंगे इस तरफ है, और इसका फ्लो इस तरफ है। तो जब भी बात करेंगे तो इसकी करेंगे, इसकी नहीं करेंगे, ठीक है। बट माइंड में याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। और ऐसा कब होता है, जब बाहर से हमने सेल अप्लाई किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है, जिसकी वजह से कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट मिला, थोड़ी सी वेलोसिटी आई, उसी को क्या बोला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो पहले हमने जो पढ़ा कि इसको अप्लाई करने से पहले अगर पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 है, अप टू सो ऑन, और इनका एवरेज निकाल दूं तो उनकी एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या आती थी, 0। मैंने लिखा था ना एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0। थर्मल क्यों बोला, क्योंकि बाहर से हीट लेके ये मूव करते हैं, इसलिए थर्मल। तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी क्या होती है, 0। बट ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी 0 ज़्यादा समय के लिए नहीं होती, ये तब तक के लिए होती है जब तक कंडक्टर फ्री रखा है। इसीलिए मान लो ये कंडक्टर है, ये वायर है, इसको बाहर बैटरी से कनेक्ट ना करो, किसी सोर्स से कनेक्ट ना करो, करंट लगेगा, नहीं लगेगा। कोई भी तार ले लो, कोई भी कंडक्टर ले लो, उसको छू लो, करंट लगता है, नहीं लगता ना, क्योंकि मोशन ही नहीं है भाई। एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, बट उनकी एवरेज वेलोसिटी 0 है, तो करंट कॉन्स्टिट्यूट हो ही नहीं रहा। करंट कॉन्स्टिट्यूट कब होता है, जब यहां से एक सोर्स ऑफ एनर्जी हम लगा देंगे, यानी कि यहां बैटरी लगा देंगे। मान लो बैटरी का पोटेंशियल है V वोल्ट। अब बैटरी बेसिकली क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस तो प्रोवाइड करता है, यहाँ V पोटेंशियल, यहाँ 0 पोटेंशियल। अब एक चीज़ और देखो, यहाँ V पोटेंशियल है, यहाँ 0 पोटेंशियल है। अब यहाँ से मैं कह रहा हूँ पॉजिट्रॉन की बात कर रहा था। इस पॉजिट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इस पॉजिट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ गया है ना। तो इस पॉजिट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, EV होगी। अरे भाई एनर्जी पोटेंशियल इनटू में चार्ज, भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता था, चार्ज इनटू पोटेंशियल।
चार्ज कितना है इस पर, ई, पोटेंशियल कितना है इसका, वी, तो ई इंटू वी। यहाँ पर पॉजिट्रॉन की जो एनर्जी है वो कितनी है, ई वी। यहाँ कितनी होगी, यहाँ एनर्जी कितनी होगी, 0। यहाँ एनर्जी कितनी होगी, ई वी। एनर्जी 0 है ना, क्योंकि पोटेंशियल 0 इंटू समथिंग 0। तो यहाँ पॉजिट्रॉन की एनर्जी ईवी है, यहाँ उसकी एनर्जी 0 है, तो यहाँ से यहाँ तक जाके एनर्जी उसकी 0 होगी, तो एनर्जी कहाँ गई, कहाँ गई एनर्जी, कौन ले गया एनर्जी को, कंडक्टर खा गया। तो कंडक्टर क्या कर गया, इस एनर्जी को खा गया, यानी खाली यूज कर गया। तो ये वही चीज है, ये जो कंडक्टर है, इस कंडक्टर की जगह आप मान सकते हो कोई पंखा है, कोई कूलर है, कोई मोटर है ना, उनको चलाने के लिए एनर्जी चाहिए ना भाई। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जैसे बैटरी को ऑन किया, बैटरी से यहाँ से आई एनर्जी, उस एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करने का काम किसने किया, पॉजिट्रॉन ने। ठीक है, ये वही एनर्जी है जो कंडक्टर यूज करता है। हम कहते हैं ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना, कहते हैं ना पंखा चलता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एनर्जी सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैकेनिकल एनर्जी में, इसलिए क्या हो जाएगा, 0। तो कुल मिला के क्या है कि पॉजिट्रॉन पहले खाली बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था। जैसे ही बैटरी कनेक्ट हुई इसके पास एनर्जी आ गई, एनर्जी आते क्या करना शुरू किया, इसने मूव करना शुरू किया, और ये मूव करते 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 यहाँ पहुँच गया, मूव करता करता गया और यहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद एनर्जी 0 के बाद दोबारा किसकी तरफ मूव करेगा, बैटरी की तरफ, सेल की तरफ। कहेगा भाई कुछ एनर्जी दे दो, एनर्जी ख़त्म हो गई है। बैटरी ने कहा चल बेटा ठीक है, तू ले एनर्जी और ले, चिंता मत कर दो। इसने फिर एनर्जी ली और आ गया यहाँ पे, फिर यहाँ से दोबारा गया, ये फिर ख़त्म होने के बाद फिर मांगा, उसने कहा कोई बात नहीं बेटा तू फिर ले, फिर लिया, फिर आया, फिर मूव। यानी कि क्या हो रहा है कि बार बार ये एनर्जी ले रहा है, जा रहा है, 0 कर दे रहा है, फिर आ रहा है, एनर्जी ले रहा है। यानी कुल मिला के ये जो पॉजिट्रॉन है क्या कर रहा है, ये एक कैरियर का काम कर रहा है, जो एनर्जी को कैरी करके लेके जा रहा है, एनर्जी को कैरी करके लेके जा रहा है। तो ये चार्ज कैरियर का काम कर रहा है, इसको क्या बोल देंगे, चार्ज कैरियर। ठीक है, तो ये पॉजिट्रॉन कैरी करके, एक तरह से ये क्या है, ये ट्रक मान लो इसको, जो एनर्जी भर भर के ला रहे हैं और एकदम उड़ेल दे रहे हैं, ले भाई, फिर गया भर के लाया, ले भाई, फिर गया भर के आया, ले भाई। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ एनर्जी ट्रांसफ़र करने का ये काम करता है, सिर्फ कैरियर करता है। तो एक्चुअली में ये जो सेल है, ये जो बैटरी है, ये क्या प्रोवाइड कर रही है, एनर्जी। इट इज़ नॉट प्रोवाइडिंग अ चार्ज। कई बुक्स में लिखा होता है चार्ज इज सप्लाइड फ्रॉम द बैटरी, बैटरी का भी चार्ज सप्लाई नहीं करती भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम, बैटरी का भी चार्ज सप्लाई नहीं करती। बैटरी इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी, बस इसको पोटेंशियल प्रोवाइड करेगी, पोटेंशियल से एनर्जी आएगी, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, और यही सिस्टम चलता रहता है। ठीक है, तो बेसिकली जो यहाँ से पॉजिट्रॉन जो जाते हैं ना, वो एक मतलब सेना की तरह होते हैं। सेना देखिए, सेना जब चलती है लेफ्ट राइट एक साथ, लेफ्ट पैर एक साथ राइट पैर चलते हैं ना, किसी ने एनसीसी में लिया होगा तो किया भी होगा। तो मान लो यहाँ बहुत सारे जो हैं ये पॉजिट्रॉन्स हैं। अब ये क्या करेंगे, एक साथ मूव करेंगे। अब मैं इनको सिंबल ले रहा हूँ, ठीक है, ई ई ई ई, भरे पड़े हैं इलेक्ट्रॉन। ये सब के सब कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, वी डी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी से मूव कर रहे हैं भाई ये सारे के सारे, वी डी वी डी वी डी वी डी, एक साथ एक ही स्पीड से मूव करें तो टकराएंगे, बिल्कुल नहीं टकराएंगे। अब जो मार्च करते हैं, जो सेना मार्च करती है, बिल्कुल एक साथ एक स्पीड होती है, तो क्या आगे वाला जो सोल्जर है पीछे वाले सोल्जर से टकराता है, या पीछे वाला सोल्जर कभी आगे वाले सोल्जर से टकराता है, नहीं टकराता। क्यों, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो बीच का गैप कांस्टेंट रहेगा, टकराएंगे नहीं, आराम से चलेंगे, छकम 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 छकम, और क्या बनेगा, करंट बनेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ करंट चलता रहेगा। तो ये एक्चुअली ये कहानी है इसके अंदर की। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। तो अब हम करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को। तो ये चीज़ आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी।
तो बढ़ते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ। तो एक्चुअली में क्या कहानी हो रही है, दो कहानियां हैं, एक बैटरी कनेक्ट करने से पहले और एक बैटरी कनेक्ट करने के बाद। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जीवन काल कब से शुरू होता है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद। बैटरी कनेक्ट करने से पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कोई अस्तित्व नहीं होता। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो इट इज द एवरेज वेलोसिटी with which an electron get drifted towards the positive plate of conductor। ये वो एवरेज वेलोसिटी है जिससे कोई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कंडक्टर की तरफ क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है। देखो एक होता है मूव करना, एक होता है ड्रिफ्ट करना। ड्रिफ्ट होता है सरकना, सरक के जाना। एक तो सीधे चलना, एक सरक के मतलब बहुत धीरे धीरे, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, इसलिए मैं नहीं कहते मूव कर रहा है, हम कहते हैं ड्रिफ्ट कर रहा है, सरक रहा है, सरक के जा रहा है। ठीक है, तो सरक के जाने को क्या बोलते हैं हम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और इसको वीडी से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जरा एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो भाई वही कंडक्टर है हमारे पास, ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने एक सेल से कनेक्ट कर दिया। इस कंडक्टर का एरिया ए है, लेंथ एल है। ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा वीडी से, पॉजिटिव इधर मूव करेगा वीडी से, होल्स ये इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे ही सेल कनेक्ट करेंगे वी वोल्ट का, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा जिससे फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू ई होता है ना, एफ इज इक्वल्स टू क्यू इंटू ई। बट चार्ज कितना है, माइनस, तो माइनस ई इंटू ई। ऑल्सो न्यूटन सेकेंड लॉ से एफ क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल्स टू एम ए होता है ना भाई। तो एफ हो गया एम ए। इस इक्वेशन 1 से और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से एम ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ई इंटू ई। तो यहाँ से ए कितना आएगा, माइनस ई अपॉन एम। तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, क्या आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो क्या सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? अगर इसको देखें, क्या सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन एक जैसा होगा या अलग अलग होगा? तो यहाँ देखो ई कांस्टेंट है एक इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से अप्लाई करने वाला जो सेल एक बार फिक्स कर दिया तो कर दिया। अगर इसको आप नहीं घटा बढ़ा रहे हो तो ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। अब एक्सेलरेशन का मतलब तो ये है कि लगातार स्पीड बढ़ रही है। तुम कहोगे सर इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो लगातार बढ़ रही है, अगर कंडक्टर से हम उस जो है मतलब कंडक्टर पे जब बैटरी है ज़्यादा समय के लिए अप्लाई करेंगे, 5 मिनट 10 मिनट के लिए अप्लाई करेंगे, तो एक टाइम के बाद तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन दे रखा है ना, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। इतनी स्पीड लगातार बढ़ रही है। एक्सेलरेशन का मतलब तो ये होता है ना, 11th क्लास में पढ़ा हुआ आपने, कि एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा तो उसका मतलब हर सेकंड में 2 की स्पीड उसकी बढ़ रही है, तो हर सेकंड में इतनी स्पीड उसकी बढ़ रही है। अगर ये बढ़ते इनफाइनाइट टाइम के अंदर तो बहुत ज़्यादा स्पीड हो जाएगी। बट ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब इस एक्सेलरेशन से मूव करता है, जैसे ही करता है वैसे ही टकरा जाता है किसी से और धड़ाम रुक जाता है। फिर क्योंकि बैटरी लगी हुई है ना, मूव किया, टकराया, रुक गया, क्योंकि बैटरी लगी है, दोबारा एनर्जी लेता है, फिर मूव करता है इसी एक्सेलरेशन से, फिर टकराता है, फिर रुक जाता है, फिर मूव करेगा, फिर टकराएगा, फिर रुक जाएगा। तो लगातार ये प्रोसेस होता रहता है, इसीलिए उसकी स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ पाती और लगातार डिक्रीज होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो ऑन एन एवरेज जो स्पीड आती है वो बहुत कम आती है, उसी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वही हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो देखो अब एक्सेलरेशन हमारे पास ये आ गया। सपोज करो हमने बैटरी जब कनेक्ट नहीं की थी तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी कितनी थी, u1। जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल थर्मल वेलोसिटी, वो क्या है, पहले की u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 अप टू सो ऑन। और जब हमने कनेक्ट कर दिया
और कनेक्ट करने से एक नेट डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो उसकी वजह से जो छोटी वेलोसिटी आई जिसको हमने बोला फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, v1 v2 v3 अप टू सो ऑन। अब इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमने निकालनी है। तो देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, पढ़ा है ना, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अब ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, इसका एक्सेलरेशन, ये t क्या है, टाइम। कौन सा टाइम है ये तो टाइम होता है ना, जब यहाँ से यहाँ चला गया तो वहीं तक का टाइम होता है, बट यहाँ ये टाइम कौन सा टाइम कैलकुलेट करेंगे, तो जरा समझते हैं टाइम कौन सा है। देखो हम लोगों ने ये पढ़ा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये यहाँ से चल के गया, यहाँ टकरा गया दूसरे इलेक्ट्रॉन से, रुक गया टकराने के बाद, फिर यहाँ से गया, इधर से गया, इससे टकराया, यहाँ रुक गया, तो एक बार कोलिजन यहाँ हुआ, एक बार कोलिजन यहाँ हुआ। तो दो कोलिजन के बीच में, चाहे इन दोनों के बीच में निकालो या इन दोनों के बीच में निकाल लो, इन कोलिजन के बीच में जो पाथ वो ट्रैवल करता है उसको क्या बोलते थे हम, फ्री पाथ। क्या बोलते थे, फ्री पाथ। इसको लैम्डा बोलते थे, है ना, फ्री पाथ। मान लो ये लैम्डा 1 है, ये फ्री पाथ, ये लैम्डा 2 है, ये फ्री पाथ लैम्डा 2 है। लैम्डा किसके बराबर होगा, डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इंटू में टाइम, यानी कि वी डी इंटू में टाइम टी। बट ये जो टाइम है इसका सिंबल वहाँ अलग होता था। क्या होता था, इन दोनों कोलिजन के बीच में लगने वाले टाइम को लिखते थे हम टॉ। याद करो 11th क्लास का कॉन्सेप्ट, टॉ लिखते थे। और इस टॉ को क्या बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम। ये टॉ को क्या बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम टेकन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। किसी भी दो कोलिजन के बीच में लगने वाला जो टाइम होता है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। इसका रिलैक्सेशन टाइम टॉ 1, इसका रिलैक्सेशन टाइम टॉ 2, फिर टॉ 3, फिर टॉ 4, ऐसे अप टू सो ऑन आएगा, बहुत सारे आएंगे। जितने फ्री पाथ्स होंगे उतने ही रिलैक्सेशन टाइम आएगा। तो ये फ्री पाथ है, ये रिलैक्सेशन टाइम है। तो यहाँ जो टी है इसको टी ना लेके हम क्या लेंगे, टाउ लेंगे, टाउ लेंगे। टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम। डेफिनेशन मैंने बता दी, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन्स, दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम ही क्या कहलाता है, रिलैक्सेशन टाइम। तो इस इक्वेशन का जरा इस्तेमाल करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब v है u प्लस ए टॉ, तो इसका मतलब v1 कितना होगा, u1 प्लस ए टॉ 1, क्योंकि एक्सेलरेशन सबका सेम है तो a रहेगा। v2 क्या होगा, u2 प्लस ए टॉ 2, v3 क्या होगा, u3 प्लस ए टॉ 3 अप टू सो ऑन। सो देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन है इट इज द एवरेज वेलोसिटी। तो इनका एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे निकालते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn होल डिवाइडेड बाय n। तो vd क्या आएगा, vd क्या आएगा, v1 की जगह क्या लिखेंगे, u1 प्लस ए टॉ 1, v2 की जगह u2 प्लस ए टॉ 2, u3 की जगह u3 प्लस ए टॉ 3 अप टू सोन होल डिवाइडेड बाय n। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बोलो, नहीं है इसको आप नोट कर लो पॉज करके जल्दी से, ताकि मैं इसको साफ करके फिर यहाँ लिख सकूँ। चलो नोट कर लिया होगा। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ देखो Vd इज इक्वल्स टू u1 u2 u3, इन सबको मैंने अलग कर लिया, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन un तक, सबको अलग कर लिया, डिवाइड कर दिया n से, प्लस ए टॉ 1 ए टॉ 2 ए टॉ 3, सब में से a कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 अप टू सो ऑन डिवाइड बाय n। अब ये चीज़ क्या आ गई, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, और ये कितनी होती है 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 0 प्लस a, आगे क्या है टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 अप टू टॉ n होल डिवाइड बाय n। तो Vd इज इक्वल्स टू a, और ये रिलैक्सेशन टाइम है, और रिलैक्सेशन टाइम का क्या निकल गया, एवरेज। तो t एवरेज, टाउ एवरेज, या खाली टॉ भी लिख देते हैं,
बट यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा वेयर टॉ क्या है, इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, नॉट रिलैक्सेशन टाइम। ये क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, इट इज एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो वीडी आ गया एटो, और ए कितना आया था हमारे पास, माइनस का ई अपॉन एम। तो फाइनल आंसर आ गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, Vd इज इक्वल्स टू माइनस ई टॉ बाय एम। अब एक चीज देखो, यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होगी फॉर इलेक्ट्रॉन। तो देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और ये इधर आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, प्रूव हो रहा है। और जो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पे तो ये प्लस का लेंगे तो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ आएगी। तो ये आ जाएगा हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉज करो, नोट करो जल्दी से। चलो अब एक चीज और देखो, इसमें हमने यहां पोटेंशियल अप्लाई किया है, यहां पोटेंशियल अप्लाई किया है ना, यहां V वोल्ट था, यहां 0 वोल्ट था। तो इस पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो E किसके बराबर होगा, V बाय L नहीं होगा, हमने पढ़ा है E इज इक्वल्स टू dV बाय dx, पोटेंशियल ग्रेडियंट। बेसिकली dV क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है V, dx क्या है लेंथ, यहाँ लेंथ कितनी है L, तो E क्या होगा V बाय L। अगर मैं वो वैल्यू यहाँ रख दूँ तो Vd का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस E V टो बाय एम एल, माइनस E V टो बाय एम एल। देखो ये वैल्यू रख दो, इस E की वैल्यू क्या आ जाएगी V बाय L, ये आ जाएगा। तो दोनों फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब क्वेश्चन इन फॉर्मूलों पे भी बहुत आते हैं कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दूँ, पोटेंशियल को डबल कर दूँ, लेंथ को डबल कर दूँ, वायर को मोटा कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखो यहाँ अगर देखेंगे, मैं कहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर दिया तो इस फॉर्मूले से क्या आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी गेट डबल। इलेक्ट्रिक फील्ड डबल कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या आ जाएगी, डबल, क्योंकि मास तो इलेक्ट्रॉन का हमेशा फिक्स है, ई फिक्स है, टॉ फिक्स है। अब ये जो टॉ है, ये ध्यान रखना, ये टॉ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। अब क्या है फिर, मैं कहता हूँ पोटेंशियल को डबल कर दिया, तो पोटेंशियल को डबल करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डबल। मैंने कहा कंडक्टर की लेंथ को आधा कर दिया, लेंथ को हाफ करेंगे तो डबल, और लेंथ को डबल कर दिया तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाफ हो जाएगी, इनवर्स है। बात आती कंडक्टर को मोटा बना दे, मोटी वायर ले, पतली वायर ले, किसके लिए अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी, सेम करंट के लिए। तो यहाँ कहीं एरिया का तो रिलेशन ही नहीं है, तो वो आएगा आगे अभी करेंगे तो उसमें पता चलेगा मोटी वायर में ज़्यादा होगा या पतली वायर में, वहाँ तुम आंसर दोगे। अभी इसको नोट करो और फिर हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, देखो अब इसमें मैंने बता दिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो होती है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड। बहुत स्लो क्यों होता है उसका कारण भी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, तो कई बार ये वैल्यू पूछ ली जाती है, पता होनी चाहिए। और विदाउट सेल कनेक्ट हो तो 10⁵ मीटर पर सेकंड, बट एवरेज 0 होती है ये। ठीक है, चलो अब एक रिलेशन निकालना हमने, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन है ये फाइंड आउट करना हमको। ठीक है, चलो तो वही दोबारा से कहानी समझते हैं। ये कंडक्टर है, ठीक है, ये कंडक्टर है, यहाँ से मैंने इसको सेल से कनेक्ट कर दिया, इसकी लेंथ है टोटल L, एरिया है A, करंट जा रहा है I। एक चीज़ में आपको ध्यान रखनी है, यहाँ मैंने मान लिया लेट, इसको सोल्व करने के लिए पता होना चाहिए N है नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मीन्स यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ताकि आप
आगे जब कैलकुलेट करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन को तो कैलकुलेट कर सको। अब देखो, अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर कर लिया, लो जी एक छोटा सा ये कंसीडर कर लिया। यहाँ इलेक्ट्रॉन भरे हुए या कह लो पॉजिट्रॉन भरे हुए। इस एरिया से यहां तक हर इलेक्ट्रॉन की स्पीड है vd, और मैं कहता हूं यहां से यहां तक आने में उनको टाइम लगा dt, तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, vd dt होगी कि नहीं होगी, vd इंटू dt। देखो यहां से यहां जाने में एक इलेक्ट्रॉन की स्पीड है vd, और यहां से यहां जब जाएगा तो डिस्टेंस कितना, टाइम लिया उसने dt, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू में टाइम, vd इंटू में dt। मैंने मान लिया भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में इसको dt टाइम लगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई vd dt। इसको मैं dl लिख सकता हूँ, ये dl लेंथ अभी इतनी। अब अगर मैं ये कहूँ कि तुम मुझे ये बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन of conductor in time dt is, थोड़े से टाइम में थोड़ा सा चार्ज आएगा, तो थोड़े से चार्ज को लिखते हैं dq। अब ये थोड़ा सा चार्ज कितना होगा ये बताओ। मैं कहता हूं dt टाइम में यहां से यहां इलेक्ट्रॉन गया है, तो मुझे बताओ कि इस पर्टिकुलर एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए dt टाइम में। ध्यान दो, ये क्रॉस सेक्शन है और यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन निकलना है, ये क्रॉस सेक्शन है और इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलना है, ये क्रॉस सेक्शन इलेक्ट्रॉन ऐसे निकलेगा। तो इस क्रॉस सेक्शन से dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके होंगे। क्या ये वही इलेक्ट्रॉन होंगे जो अभी एट प्रेजेंट यहाँ प्रेजेंट होंगे इस पोर्शन के अंदर, इस शेडेड पोर्शन के अंदर। यहां से यहां तक जितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वही तो dt टाइम से पहले इधर होंगे। सीधी सी बात है, dt टाइम मैंने काउंट यहां से शुरू किया है, तो इलेक्ट्रॉन लगातार फ्लो कर रहे हैं। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पहले इससे तो इधर ही होंगे ना। अब जैसे टाइम बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन भर गए हैं वही तो यहां से निकल के गए होंगे, वही तो निकल के गए हैं ना। तो इसका मतलब अगर मैं इस सेक्शन का इलेक्ट्रॉन निकालूं तो मुझे पता चल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, है ना। तो कैसे निकलेगा, इसके लिए ये इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है, n। लो जी n। मैं कहता वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब है तो कितना होता, n इंटू 10। 50 मीटर क्यूब n इंटू 50। v मीटर क्यूब तो n इंटू v वॉल्यूम। अब क्योंकि ये छोटा सा है तो वॉल्यूम में dv भी ले सकता हूं, छोटे वॉल्यूम में dv। इसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। 50 है, 50,000 है, 50 करोड़ है, कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे। मगर मुझे क्या निकालना है, चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने आ गए और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, e, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि dq कितना आएगा मेरे पास, n। अब dv कितना आएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, a, और इंटू में लेंथ। लेंथ कौन सा, dl होगा ना यहाँ पे, इंटू में e। इस dl की वैल्यू कितनी है, vd dt। तो dq कितना हो जाएगा, n इंटू में a, और dl की वैल्यू कितनी दे देंगे, vd dt। इस d को बहुत स्मॉल लिखना भाई, कहीं बड़ा लिख दो, कई जने ऐसे लिखते हैं vd dt। बड़ा ध्यान रखना, नंबर कट जाते हैं। vd को बहुत स्मॉल लिखना है, vd इंटू dt इंटू e। dt को आप यहाँ ले आओ, dq अपॉन dt, क्या बच गया, n a, और यहाँ बचा vd और e। ठीक है, तो dq अपॉन dt क्या बन गया, i। dq अपॉन dt क्या बन गया, i, ठीक है ना। और ये हो गया n e a vd, ये रिलेशन है n e a vd। ठीक है,
तो ये रिलेशन आ गया करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर। इस करंट को याद रखने का फॉर्मूला होता है वी ना। कैसे? I इज इक्वल्स टू वी पहले लिख लिया, फिर E, फिर N, फिर A, वीना। वीना से याद रख लो, करंट इज इक्वल टू वीना, ये रिलेशन है VD/ENA, वीना। शॉर्टकट याद रखने का, कई बार भूल जाते हैं ना करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या, तो वीना याद रखोगे तो याद रहेगा। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। कई बार इसका जो है एक्सप्रेशन ही निकालना दे देते हैं 2 मार्क्स के अंदर, और कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल दे देते हैं। ठीक है, तो इसको एक बार पोस्ट करो, नोट करो, फिर एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, उसका जवाब देना। ठीक है, चलो नोट कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो आप मुझे। मान लो मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नॉन यूनिफॉर्म है, या मोटा है या पतला हो गया, है ना। यहां से करंट फ्लो हुआ I, तो क्या यहां से भी करंट I फ्लो होगा या करंट घट जाएगा या बढ़ जाएगा? बताओ, सोचो मन में और मेरे को बताओ, आंसर दो। करंट यहां से I गया तो यहां से I उतना ही रहेगा या कम हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा? तो जिन्होंने आंसर कहा कि I यहां पे घट जाएगा वो गलत है। जिन्होंने कहा कि I यहां पे बढ़ जाएगा वो भी गलत है। करंट जितना यहाँ है उतना यहाँ रहेगा। देखो एक फील को समझो, यहाँ जब भी करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर आपको फील करना हो तो आप वो सिचुएशन याद किया करो कि पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है। 11th क्लास में पढ़ा ना बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब देखो पाइप में से पानी फ्लो कर रहा है, उसको इमेजिन करो। अब पाइप कहीं मोटी हो चाहे कहीं पतली हो, मोटी हो चाहे पतली हो, पानी तो उतना ही निकलता है ना। देखो जैसे मान लो पानी को मुझे बहुत दूर तक पहुंचाना पाइप से है, तो आगे क्या करते हैं, अंगूठा अड़ा देते हैं, यानी उसके एरिया को कुल मिला क्या कर देते हैं, एरिया को कम कर देते हैं। एरिया कम करने से क्या होता है, पानी दूर तक जाता है, बट पानी तो उतना ही जाता है ना, जितना पानी आया उतना ही तो जाएगा। पानी का अमाउंट तो कभी चेंज नहीं होता था, सिर्फ उसकी स्पीड में चेंज हो जाता था, ज़्यादा स्पीड से जाता था क्योंकि उतना ही अमाउंट भेजना है कम एरिया से। तो करंट तो उतना ही जाएगा, बट चेंज क्या आएगा। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड वीडी है तो क्या यहाँ पर भी स्पीड वीडी रहेगी? नहीं, अब वीडी नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ एरिया क्या हो गया, कम। यहाँ से देखो, अब यहाँ से अगर मैं वीडी निकालूंगा तो I/NE आएगा। करंट तो कांस्टेंट है, उतना ही जा रहा है, चाहे छोटा एरिया चाहे बड़ा एरिया हो। N और E ये भी एक कंडक्टर के लिए फिक्स होते हैं, तो बच गया एरिया, यानी कि VD इनवर्सली टू एरिया। जहाँ एरिया कम होगा वहाँ वेलोसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तभी तो करंट बराबर करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, छोटा एरिया है ना, पहले तो बड़ा एरिया था आराम से निकल जा रहे थे, अब छोटे एरिया में से कम निकल पाएंगे, कम निकलेंगे तो करंट रिड्यूस हो जाएगा। करंट को बराबर रखना तो ज़्यादा चार्ज जाना चाहिए ना, तो ज़्यादा स्पीड से निकलेंगे, इसलिए VD आएगा। तो VD क्या हो जाएगा, इंक्रीज जब एरिया कम होगा। इसका मतलब एक मोटी वायर और एक पतली वायर हो तो किसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा होगी? अगर करंट दोनों से सेम जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या आंसर होगा, जिसका एरिया कम होगा वहाँ, यानी कि पतली वायर से स्पीड ज़्यादा होगी, मोटी वायर से स्पीड कम होगी। एरिया ज़्यादा होगा, स्पीड कम, एरिया कम, स्पीड ज़्यादा। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। और भी छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स इससे पूछ ले जाते हैं, वायर से रिलेटेड ही। रेशो पूछ लेंगे, रेशो बताओ भी क्या होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एरिया फलाना दिगड़ा, कई सारी चीज़ें जब क्वेश्चन ट्राई करोगे तो वो भी हो जाएंगे। बेसिकली क्या है, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा है करंट के बारे में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बहुत मज़ा आया होगा आपको। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, और ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ओम्स लॉ के साथ जो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है, और उसके भी अंदर की कुछ मिथ्स, कुछ अच्छी मिस्ट्री जानेंगे जो आप अभी तक नहीं जानते हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिजिक्स करते रहिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।